मोहतरम साफ़ी हजरात, कैमरामैन, टेक्नीशियंस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आप लोगों को यहाँ इसलिए जहमत दी कि इलेक्शन के बाद आपसे ज़ाहिर है हमारी बातचीत नहीं हुई थी, ना मुलाकात हुई थी, और हम अपनी पार्टी का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाना चाहते थे जो ज़रूरी था। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के नताइज सबके सामने आ गए, और इलेक्शन की जो साख है वो भी सबके सामने है कि इलेक्शन में बैलेट बॉक्स टूटे हुए, बिखरे हुए, और जब वहाँ पर उस बात की शिकायत की गई तो उन दो पोलिंग स्टेशंस को सील किया गया। और सील करने के बाद उसूलन तो जाहिर है कि अगर उसकी काउंटिंग ज़रूरी थी तो तमाम के तमाम जो उम्मीदवार थे जो उस इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे उनकी मौजूदगी में दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए थी। वो सील कब खोली, कब काउंटिंग हुई, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के अंदर वहाँ आरओ के पास ये लोग गए थे कैंडिडेट्स, तो वहाँ जाके पता चला कि उन पोलिंग स्टेशंस का नंबर क्या था, पोलिंग स्टेशंस का 51 और 52, 51 और 52 सील कर दिए गए थे, और बैलेट बॉक्स टूटे हुए थे और वोट बिखरे हुए थे। तो जाहिर है कि अगर सील भी टूटी हुई हो तो काउंटिंग जो है वो नहीं कर सकते, इसलिए कि बैलेट बॉक्स की अगर सील टूटी है तो इसका मकसद ये है कि वहाँ पर रिगिंग हुई है और वो सील तोड़कर उसमें वोट डाले गए हैं, धांधली हुई है। तो जाहिर है कि ये सब ऑब्जेक्शंस होते हैं, लेकिन वहाँ बैलेट बॉक्स टूटे हुए थे और वोट बिखरे हुए थे, और उनकी शिकायत के ऊपर दोनों को सील किया गया। और सील उनको कब डी सील किया गया और दोबारा उसकी गिनती कब कर ली गई कुछ पता नहीं, लेकिन आरओ के यहाँ जब गए थे तो पता चला कि जो सील किए गए पोलिंग स्टेशन थे 51 और 52 नंबर, उनके जितने भी वोट थे उनको उस प्रोसेस का हिस्सा तस्वुर किया गया और उनको वहाँ पर बगैर किसी पोलिंग एजेंट की काउंटिंग भी कर दी गई, जो इंतहाई मज़े का खेज़ है, जिससे इलेक्शन की साख बुरी तरह मुतासिर होती है। और ये पता चलता है कि हाँ, ये इलेक्शन का प्रोसेस एक ड्रामा ही था और ड्रामे से ज़्यादा कुछ नहीं था, जिसकी वजह से इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को सब ने चैलेंज किया कि भाई कोई इस रिज़ल्ट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। फिर अभी जो आपके फॉर्म 45 जहाँ जहाँ से जारी किए गए, तो फॉर्म 45 भी हमने देखे, और ज़ाहिर है फॉर्म 45 को हमारे यहाँ जो इलेक्शन सेल है उसने पूरे प्रोसेस को, ड्यू प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट किया, और उसके बाद हमने जब सारा कंप्यूटराइज किया तो सारे रिज़ल्ट्स को अपने जो इलेक्शन कमीशन के रिज़ल्ट्स हैं उससे हमने टैली किया। बहुत फ़र्क उसमें है, और वो फ़र्क इस वजह से है कि फॉर्म 45 जो हमें मिला और उसमें जो कॉलम्स होते हैं उसमें किसी जगह पर भी अगर 21 नंबर मेरे सामने अभी रखा हुआ था, फॉर्म 45 का 21 नंबर पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट, उसमें एक फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं है। लेकिन अभी जब आरओ के यहाँ रिजेक्टेड जो वोट्स थे उनकी काउंटिंग के लिए बुलाया गया, रिकाउंटिंग के लिए बुलाया गया, तो वहाँ उन्होंने एक लिफाफा निकाला जिसमें 21 नंबर पोलिंग स्टेशन भी शामिल था, और उसमें उन्होंने एक मोटी सी गड्डी निकाली और कहा कि ये रिजेक्टेड फॉर्म है जिनकी काउंटिंग करनी है, और वो सील नहीं था। जो हमारे लोगों ने एतराज़ भी किया कि भाई ये सील तो है नहीं, हम कैसे मान लें कि ये मतलब आपके रिजेक्टेड फॉर्म है। अच्छा, जब वो जिन पोलिंग स्टेशंस का उन्होंने तस्करा किया, जब यहाँ आके देखा तो ज़ाहिर है जब आपने फॉर्म 45 इशू किया है तो अगर कोई फॉर्म रिजेक्ट किया होगा तो ज़ाहिर है उसकी काउंटिंग के अंदर आप उस फॉर्म के अंदर लिखते हैं जो कॉलम है कि ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, उतने ही फॉर्म अगर वहाँ निकलते तो चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं है, और वहाँ पर उन्होंने इतनी मोटी गड्डी फॉर्म रिजेक्ट की निकाल दी। इसका मकसद ये है कि उन तमाम बैलेट बॉक्सेस को खोल कर वहाँ फॉर्म डबल स्टैम्प की गई। यानी हमारे यहाँ एक तो साजिश ही कहूँगा मैं कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत बाकायदा मोमबत्ती से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता एक लाइटर बनाया गया, जिसको जलाकर शोला भी बनाया ताकि वो मोमबत्ती की मुशाबहत उसमें हो।
किसी भी पार्टी के अंदर कवरिंग कैंडिडेट्स भी होते हैं, और वहाँ उन्होंने आफाक जमाल को कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने फॉर्म जमा कराया होगा यकीनन उस पॉलिटिकल पार्टी ने। वहाँ उसको जो सिंबल अलॉट किया गया वो लाइटर का था। उस लाइटर की जलाने के बाद जो उससे शबाहत मिलती है वो मोमबत्ती से मिलती है। 1500 से ज़्यादा वोट उसको पड़े हैं। हमारा कोई बहुत ज़्यादा मुत्तहदा से डिफरेंस तो नहीं है। वो 1500 वोट, मतलब ये बात बताने का मकसद ये है कि जो ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि महाजिर कौमी मूवमेंट कामयाब नहीं हुई और लोगों में मायूसी फैलाई जाए, तो महाजिर कौम को भी ये एहसास होना चाहिए कि महाजिर नाम पर ही ये इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया है और उसमें जो आपको कामयाबी मिली है वो महाजिर कौम का महाजिर नज़रिए पर एतमाद का इजहार ही है कि 1500 वोट जो उस लाइटर को मिले हैं कवरिंग कैंडिडेट को किसी को भी इस तरह वोट नहीं पड़ते। जाहिर है कि एक पार्टी के फॉलोअर्स हैं, एक पार्टी के वोटर्स हैं, और वो अपना सिंबल हर इंतखाबी निशान, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर प्रोग्राम में अपने पार्टी के झंडों पर उस सिंबल को वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जाहिर है कि उस पार्टी को जब वोट पड़ेगा तो उस सिंबल से कोई नावाकिफ़ नहीं है। लेकिन ये जो वोट पड़े ये वो वोट हैं जो मोमबत्ती के धोखे में वहाँ पड़े। तो ये 1500 वोट भी आप ही के हैं। ये इलेक्शन के वक्त इलेक्शन कमीशन को जब बैलेट पेपर इंट्रोड्यूस करवाया गया तो शिकायत की गई कि ये आपने गलत सिंबल अलॉट किया है जो मोमबत्ती से मुशाबिहत रखता है और ये एक साजिश है इस सिंबल को कैंसिल किया जाए। लेकिन हमारी एप्लीकेशन उन्होंने कंसीडर नहीं की और रिसीव तक करने को तैयार नहीं हुए। आज भी इस बात के ऊपर बहस हुई। उसके बाद फिर जो रिजेक्टेड फॉर्म हैं, जो उन्होंने बैलेट पेपर रिजेक्ट किए, उनकी तादाद उन्होंने कोई 450-500 के करीब बताई। फॉर्म 45 के अंदर कहीं 2-4 के अलावा कोई फॉर्म रिजेक्ट किया हुआ, बैलेट पेपर रिजेक्ट किया हुआ कहीं नहीं है फॉर्म 45 में। ये सारे के सारे यहाँ से जाने के बाद रिजेक्ट क्यों किए गए? और जितनी देर वहाँ बैठे, जिसके बाद ज़ाहिर है एहतजाजन TLP भी उठ के आ गई और महाजिर कौमी मूवमेंट के नुमाइंदों ने भी एतराज़ करके उस काउंटिंग का बाइकाट किया और वहाँ से आ गए कि जितने भी वहाँ पर उस वक्त तक कोई 90 के करीब बैलेट पेपर को उन्होंने रिकाउंट किया जो रिजेक्ट किए गए थे। उन 90 के 90 जो बैलेट पेपर थे उसमें मेजॉरिटी चंद वोटों के अलावा सिर्फ मोमबत्ती की थी, और उस मोमबत्ती में भी लाइटर के ऊपर कोई स्टैंप नहीं थी, मोमबत्ती और लाइटर के ऊपर स्टैंप थी। इसका मकसद है पहले लोगों ने जो मोमबत्ती पे वोट डाले उसको ये साबित किया गया कि लोगों ने धोखे से लाइटर पे भी वोट डाले। एक जगह लाइटर पे वोट डाल के मोमबत्ती की गलत फहमी में बंदा आ सकता है। जो 1500 वोट हमने तस्लीम किए कि हमारे वोटर्स ने धोखे में डाल दिए होंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि 450-500 वोट आप निकाल के ये बताएं कि ये देखिए आपके लोगों ने मोमबत्ती और लाइटर पे स्टैम्प की, 2 जगह स्टैम्प हुई हुई। इसका मकसद है ये बाका, और सब जो लिफाफे थे जिनको खोल के चेक कराया गया वो सब खुले हुए लिफाफे थे, कोई सील लिफाफा नहीं था। फिर वो सील हो भी, अगर सील कर भी दे हमें दिखाने के लिए, तो फॉर्म 45 इस बात का गवाह है कि फॉर्म 45 में फॉर्म रिजेक्ट किया ही नहीं, बैलेट पेपर रिजेक्ट ही नहीं हुआ है। तो ये 450-500 फॉर्म जो निकाले गए, ये हमारी वोट की गिनती कम की गई, जो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर गिनती कम है और हमारे पास ज़्यादा है। तो इस तरह इस इलेक्शन के नताइज बनाए गए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन के नताइज तब्दील करने से ये तासुर अगर हुकूमत देना चाहती है कि महाजिर नज़रिए की पजीराई कम हो गई खुदा न खास्ता, या महाजिर नज़रिए को लोगों ने कबूल नहीं किया, ये सब बेकार की बात। इस यहाँ से वहाँ तक महाजिर नाम पर ही लोगों ने वोट डाला और इस महाजिर नज़रिए से मोहब्बत का ही इजहार था। और मैं अपनी कौम के लोगों को भी आपके तवज्जुह से इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इलेक्शन के नताइज हुकूमत कितनी ही बार तब्दील करे, वो महाजिर नज़रिए को आवाम के दिलों से नहीं निकाल सकती, और महाजिर सोच और महाजिर फ़िक्र को इस तरह के हरबों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तमाम लोगों को इस बात का एहसास है कि जो कुछ अभी इस इलेक्शन में हुआ उसने तो बहुत कुछ सीखने का मौका दिया है, और लोगों को इस बात का एहसास हुआ होगा कि जो इलेक्शन के नताइज आए हैं, बाहर से आने वालों ने जिस तरह
इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज हुए हैं और जिस तरह उनको मुसल्लत करने की कोशिश की है, तो लोगों को ये अंदाज़ा हुआ होगा कि आफाक अहमद ने जब ये कहा था कि 1 सीट 1 कैंडिडेट के फार्मूले पर महाजर नाम पर सियासत करने वालों को किसी एक नुक्ते पर मुत्तहिद होना पड़ेगा, और उस बात को नज़रअंदाज किया गया था। और मैंने सिर्फ जलसे में लोगों से नहीं कहा था कि इत्तेहाद की इस कौम को ज़रूरत है, बल्कि मैंने उनके घरों पर अपने डेलीगेशंस भेजे थे और मैंने ये बात किसी जगह पर कही कि मुझे इस बात का ख़दशा था कि कहीं कोई जमात ये कहकर हमारी इस कोशिश को सबूताज करने की कोशिश ना करे कि हमारे हाथों या हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हमारे हाथों उनके लोग मारे गए हैं। तो मैंने उस डेलीगेशन के अंदर शाहिद फराज भाई को भेजा, जिनके वालिद और जिनके भाई उन दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए थे। मैंने डॉक्टर निगहत को उस डेलीगेशन में भेजा जिनके जवान भाई को महाजर कौमी मूवमेंट से वाबस्तगी की सज़ा दी गई और कत्ल किया गया। और मैंने इनको इसलिए भेजा था कि ये पैगाम जाए कि महाजर कौम के बेहतर मफाद में, महाजर कौम के इज्तिमाई मफाद में, महाजर कौम के इत्तेहाद की खातिर हम अपने वो ज़ख़म जो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते उन्हें पसे पुश डालकर इस कौम की खातिर हम आपके पास आएँ। लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आज महाजर कौम को कम अज़ कम इस इलेक्शन के नताइज के बाद एहसास होगा कि ये वोट अगर तकसीम न हो तो इस शहर से ना चीमा जीते ना डोगर जीते, इस कौम से वही लोग जीतेंगे जो इस कौम की नुमाइंदगी का हक़ रखते हैं, जो इस महाजर नज़रिए पर यकीन रखते हैं। तो महाजर कौम को आपके तवस्सुस से मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो चाहे लांढी में रहते हों, चाहे वो फेडरल बेरिया में रहते हों, महाजर कौमी मूवमेंट अपनी जद्दोजहद, और ये बात मैंने कही थी कि हालात कुछ भी हों, हमारे हक़ में हों, हमारे ख़िलाफ़ हों, इदारे या एजेंसियाँ या जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उसको चाहे इलेक्शन में हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, किसी के हक़ में इस्तेमाल किया जाए, हम तमाम हालात का मुकाबला करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। और इन हालात से खौफज़दा होकर हम इस इंतखाबी अमल से अपने आप को कभी अलग नहीं करेंगे। हमसे एक मरतबा गलती हुई थी जब हमने मुशर्रफ के दौर में बल्दियाती इंतखाबात का बाइकाट किया था, जिसके ऊपर मैंने अपनी गलती का एतराफ़ किया था और मैंने कहा था कि हम इस इंतखाबी अमल से कभी अपने आप को अलग नहीं करेंगे। इससे हम अपनी आवाम से जुड़े रहते हैं और अपनी आवाम को ज़ाहिर है कि हमें अपनी बात, अपनी सोच मुंतकिल करने का मौका मिलता है। बहुत आसानी के साथ इज्तिमात हो सकते हैं। वैसे तो ज़ाहिर है कि 12 महीने हम उसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं, लेकिन इस इलेक्शन के प्रोसेस का एक हमें ये भी एक उम्मीद नज़र आती है कि हम आज नहीं कल आइंदा आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में और 1.5 साल के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के दोबारा इंतखाबात होंगे, हम पूरी महाजर कौम को दोबारा से मुतहरिक करेंगे और चाहे हुकूमत और इदारे कितनी ही साजिशें करें, हम अपनी आवाम के इत्तेहाद से उन साजिशों का मुकाबला भी करेंगे और इंतहा दर्जे की कोशिश करेंगे कि इस शहर से हमारी गलतियों से जो मैंडेट किसी और को गया है वो मैंडेट वापस इस कौम को दिलवाएं, ताकि नुमाइंदगी का हक़ जो इस महाजर कौम की नुमाइंदगी का हक़ है वो सिर्फ महाजरों को ही है। महाजरों की नुमाइंदगी कोई और असम्बली में जाके करे वो ज़ाहिर हमें कबूल नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कौम के लोगों को यकीन दिलाते हैं कि ये नशेब व फराज सियासत का हिस्सा हैं और जिन लोगों ने मेहनत की है उन्हें मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के नताइज आपकी मेहनत के मुताबिक थे, उसे तब्दील किया गया जिसे हम तस्लीम नहीं करते। बहुत मोटी मोटी मिसालें हैं कि बैलेट बॉक्स चोरी करके लेके जा रहे हैं, लोगों ने पकड़ा। मैं ख़ुद पर्सनली उस जगह पर गया हूँ जहाँ पर बैलेट की बुकें पूरी जो है वो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मदद से वहाँ से गायब की गई और जब उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपना दरवाज़ा बंद करके खिड़की से उसको फ़रार करवाया और वो बैलेट बुकें उनसे छीनी गईं और तमाम की तमाम पुलिस कोशिश करती रही कि ये हमें दे दें। हमने कहा नहीं, हम मीडिया के सामने देंगे। और फिर उस रिटर्निंग अफसर को बाकायदा गिरफ़्तार किया गया सिर्फ इस जुर्म में कि उसने वहाँ पर मदद की थी और बैलेट बुक्स उन्होंने किसी को जारी की थी
2 बैलेट बॉक्स बुकें पूरी उन्होंने जारी की और खिड़की से वो बाकायदा दे रहे थे, जिसकी डीवीआर के अंदर भी रिकॉर्डिंग है। क्योंकि मैंने ये कहा कि भाई पुलिस का एसपी था और दूसरे लोग थे, उनकी मौजूदगी में आप डीवीआर की रिकॉर्डिंग दिखाओ। जब ये सेंसिटिव स्टेशन डिक्लेयर किया था तो उसके डीवीआर के अंदर रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास डीवीआर ऑपरेट करने के लिए बंदा नहीं है। लेकिन जो पुलिस के साथ लोग आए थे उनमें एक बंदा आईटी डिपार्टमेंट का था, उसको हमने मजबूर किया और फिर जब डीवीआर को हमने कैसेट को रिवाइंड करके देखा तो उसमें बाकायदा रिटर्निंग अफसर, वहाँ का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सॉरी, उसने जो है वो बाकायदा उसको हेल्प की और वहाँ से 2 बुकें उसको उठाने का मौका दिया और उसने वो बुकें बाकायदा आसानी के साथ खिड़की के ज़रिए बाहर मुंतकिल करने की कोशिश की, जो पकड़ी गई। तो ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करती हैं ये सब चीज़ें। फिर मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ, मैं इलेक्शन के बाकी टेक्निकल पॉइंट्स जो है वो कोशिश करूँगा कि फैसल साहब जो है वो आपको बताएं, क्योंकि वो टेक्निकल सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ज़ाहिर मोटी मोटी चीज़ें तो मैं भी जानता हूँ कि मेरा वोटर जो ज़्यादा वोटर था वो लांढी में था, कोरंगी में भी मेरा वोटर है, लेकिन ज़ाहिर है जिस पार्टी का वोटर लांढी में ज़्यादा था। लांढी में बाकायदा एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत एक झगड़ा हुआ। 2:10 पर जब फायरिंग का आगाज़ हुआ है तो वो शाम तक फायरिंग मुस्तकिल होती रही है। थोड़े वक्फे के बाद इन हालात में कौन सी माँ बहन है और कौन सा भाई है जो अपनी बहन को वोट डालने के लिए इस फायरिंग के अंदर भेज देगा? और लोग दोपहर का वेट कर रहे थे कि इस तपती धूप में, गर्मी में वोट डालने की बजाय हम 3 बजे के बाद वोट डालने जाएंगे ताकि आसानी से वोट डालें। तो मेजॉरिटी वोटर वोट डालने का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद फायरिंग के बाद वो लोग वहाँ नहीं गए। ये नुकसान भी हमारा हुआ है, इस नुकसान का भी कोई अजाला नहीं कर सकता। ये सारा नुकसान हमारा हुआ है। जानबूझकर इस इलाके के अंदर फायरिंग की गई और काफ़ी वक्त तक ये फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। इस फायरिंग के नतीजे में अगर वोटर घर से नहीं निकल सका तो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी कि इस इलेक्शन के इस अमल को जो रुका था, या तो कुछ घंटे बाकायदा अमन कायम होने के बाद, रेंजर्स की तैनाती के बाद ऐलान करके 2-3 घंटे का इजाफा किया जाता है कि जो लोग उस फायरिंग की वजह से घरों से नहीं निकल सके वो वोट डालने का उनको मौका मिलता है। लेकिन वो अमल भी नहीं किया गया। तो ऐसी सारी सूरत हाल जिसमें बैलेट बॉक्स टूटे पड़े हों, जहाँ पर बैलेट की बुकें बाकायदा सपोर्ट करके जारी की जा रही हों, जहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए कोई जो कानूनी पाबंदियाँ हैं उनको मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी ना समझा जा रहा हो, तो ये सारे अमल वहाँ हुए हैं। और इन सारे अमल की वजह से इलेक्शन के इस प्रोसेस को हम समझते हैं कि सब ढोंग था और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई। इन हालात के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिस पर हमने डिस्कस की है, और आज भी आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी अपने वकला की टीम से मीटिंग है जिसके अंदर हमने तमाम जो कानूनी हमारे पास मौक़े हैं जो हमने डिस्कस करने। उसके बाद मुमकिन है कि हम इस इलेक्शन को भी चैलेंज करें। मुमकिन है कि हम जहां धांधली हुई है उन पोलिंग स्टेशंस में जो वोट कास्ट हुए हैं, क्योंकि पूरे कोरंगी के अंदर वोट कास्ट का जो तनासुब था बहुत कम था। हमारे पास जो हमारे स्टेशंस के अंदर, पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो हमें शुरू में फॉर्म 45 मिले, किसी जगह पर 40 वोट थे कोरंगी के अंदर, जहाँ से मुत्तहदा को जीता हुआ बताया गया। कहीं से 35 वोट थे। अचानक सैकड़ों की तादाद में एक स्टेशन से वोट निकले, तो ज़ाहिर है उन स्टेशंस के वोट्स को हम नादरा के ज़रिए उसकी तहकीक कराने का भी हक़ रखते हैं, और ज़ाहिर है कि उसको हम चैलेंज करेंगे कि वो थंब चेक किए जाएँ कि एक ही थंब के ऊपर 200 वोट कैसे पड़ सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसे हम इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि किसी के जहन में ये हो कि साहब आम लोगों की तरह जो माजी में प्रैक्टिस रही है कि किसी भी इलेक्शन के नताइज ख़िलाफ़ आने के बाद आदमी इल्ज़ामात लगाता है। ये वो इल्ज़ामात नहीं है जो इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम होते हैं, ये वो इल्ज़ामात हैं जिसके शवाहिद वीडियो की शक्ल में तमाम सोशल मीडिया पर चल चुके हैं और लोगों ने देखा है कि बैलेट बॉक्स भी गायब हुए, बैलेट पेपर भी गायब हुए, बैलेट बॉक्स टूटे हुए भी मिले, और आज जो काउंटिंग हुई है वो सारे के सारे लिफाफे खुले हुए थे। फॉर्म 45 के अंदर कोई फॉर्म रिजेक्टेड नहीं है जो शो हो कि जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कोई फॉर्म रिजेक्ट किया हुआ है और उसमें मेंशन किया हुआ है,
और उन्हीं स्टेशंस के अंदर 20-20, 25-25 बैलेट पेपर हमारे रिजेक्ट किए डबल स्टैंप लगा के। उससे सब चीज़ें अब आवाम के सामने खुलकर सामने आ गई हैं। टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं वो मैं चाहता हूँ कि रफ़ीउद्दीन साहब बताएं, और उसके बाद फिर मैं 1 मिनट आपसे बात करूँगा। बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मीडिया के तमाम लोगों का यहाँ आना। उम्मीद है कि आप लोग अपने चैनल्स पे इस कॉन्फ्रेंस को जगह भी देंगे। मैं शुरू करता हूँ 8300 से। 8300 नादरा भी प्रमोट करता रहा है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी प्रमोट करता रहा है कि इस नंबर पे SMS करके आप अपनी इंफॉर्मेशन ले लें। इलेक्शन के शाम में रिटर्निंग ऑफिसर बताता है कि वो बिल्कुल डेटा फेक है, उस पर आपको जाना ही नहीं चाहिए था। वो डेटा बाई इलेक्शन के लिए था ही नहीं। यानी कि जो बुनियादी हमें कोड प्रोवाइड किया गया, जो पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड किया जाता है 8300 का, वो बोगस था, वहाँ धोखा दिया गया। तो 8300 का इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई किसी किस्म का हमें नुकसान हुआ, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की इनकम्पिटेंसी पे तो किताब लिखी जा सकती है इस इलेक्शन में। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वो सीट दी हुई थी, ये कोटा था कि ये सीट आपको देनी है, तो बुनियादी तौर पे तो उसी तरफ ये लोग गए। हमारे कई माए बहनें जो हैं वो पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ से वापस आएँ। कई बुज़ुर्गों को 4-4 घंटे, 3-3 घंटे दौड़ाते रहे कि आपका वोट यहाँ नहीं वहाँ है, वहाँ नहीं यहाँ है। इस तरीके से वोट रिजेक्ट हुए, सैकड़ों तो मेरे सामने हुए हैं। तो मैंने भी बेबसी की तस्वीर बन के लोगों से कह दिया कि आप लोग वापस चले जाएं, अगर ये वोट है ही नहीं इस जगह पे आपका। तो हालांकि हमारे पास डेटा भी था, हमारा अपना सॉफ्टवेयर भी है, उसमें उनका डेटा आ रहा था, मगर उनको वोट नहीं कास्ट करने दिया गया। मैं ये समझता हूँ और आवाम से हमें एक रिस्पांस मिल रहा है कि ये एक ह्यूमिलेशन है, एक ये इस पूरे सिस्टम को तबाह करने की साजिश है, जिसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जब हमारे वोट से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो हम वोट डालने जाएं क्यों। जब हमारे वोट से कोई रिज़ल्ट नहीं आना है तो हम वोट डालने जाएं क्यों। जब वोट डालने जाएंगे नहीं तो यकीनी सी बात है कि रिज़ल्ट आएगा वो जो वो चाहते हैं। तो लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए। ह्यूमिलेशन की भी एक हद होती है ना। एक आदमी उठे, सख्त गर्मी हो या बारिश, जो भी मौसम हो, हम तो अभी गर्मी को रेफ़र करेंगे, गर्मियों में हमारे लोग गए, जा कर के वहाँ पे उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, वो वापस आए। तो आप समझते हैं, इलेक्शन कमीशन से मेरा सवाल है आपके तवज्जुह से, कि वो लोग दोबारा वोट डालने आएंगे? उन्हें कोई कन्विंस कर सकता है वोट डालने आने के लिए? मुमकिन नहीं है। तो आप खुद लोगों को तासुर दे रहे हैं ह्यूमिलेट करके कि वोट डालने आएंगे तो आपको बहुत बेइज्जती के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक हमारा सवाल, हम जितने सवाल करते रहे रिटर्निंग ऑफिसर से, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हम जो लेटर देते रहे, जो इन्फॉर्मेशन देते रहे, उनके पास रिसीव करने का इख्तियार नहीं था। वो कहते रहे कि आप ईमेल कर दें, इस्लामाबाद हमारे लोग बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद ईमेल भी कर दी, किसी किस्म का कोई जवाब, कोई रिस्पांस वहाँ से हमें नहीं आया। इसी तरीके से आरटीएस तो एक मजाक हो गया। रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है ये यहाँ पे भी बैठ गया। मतलब एक ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का एक आरटीएस जिस पर पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं, सारा मीडिया देख रहा है, हमारे सारे वोटर देख रहे हैं, जो शुरू के 2 घंटे तक महाजरों के नुमाइंदे को, मुझे आफाक भाई की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये वोट महाजरों का था, महाजरों की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसका सबूत पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने जीए भुट्टो जीए महाजिर लिख के दिया। इसका सबूत मुत्तहदा के कैंपों में जीए महाजिर के नारे हैं, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं ही महाजिर कौमी मोमेंट। तो हर पार्टी ने अपने तौर पे महाजिर वोट बैंक को हाईजैक करने की कोशिश की, अपने आप को उसका रिप्रेजेंटेटिव बताया। तो ये जो एक आरटीएस को डाउन करने का प्रोसेस था, कि मतलब एक छोटा सा, जिसका टर्न आउट भी बहुत कम है, 50,000 वोट, 40,000 वोट, उस पर भी अगर आरटीएस बैठ सकते हैं तो इस आरटीएस से आप मुस्तकबिल में क्या तवक्का रखते हैं? यह आरटीएस पूरे पाकिस्तान का वोटिंग सिस्टम चला सकता है, दिखा सकता है? ये हमारा सवाल है। 2 घंटे बाद आप एक ऐलान कर देते हैं कि इनको इतने वोट पड़ गए, इनको इतने वोट पड़ गए। इसी तरीके से सिंबल रिजम्बलेंस पे तो आफाक भाई ने बात की, तो उस पर वो बात करना। रिकाउंट की एप्लीकेशन थी। रिकाउंट की एप्लीकेशन नॉर्मली ये होती है कि तमाम वोट्स को रिकाउंट किया जाए, चेक किया जाए कि क्या वोट पड़े। जब हम वहाँ गए, रिकाउंट का हमें कह के बुलाया, तो वहाँ पे खाली हमारे सामने रिजेक्टेड वोट रख दिए कि 440 वोट रिजेक्ट हुए हैं, इसका रिकाउंट होगा। हमने उस पर एतराज़ किया।
अच्छा, यहाँ भी समझ लीजिएगा, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारी गाड़ियों को गेट पे रोक दिया और ये कहा कि अंदर खाली कैंडिडेट जा सकता है। जब मैं अंदर गया, हमारे लोगों को बाहर रोक दिए, साथ गए थे, तो अंदर वसीम अख्तर साहब भी विराजमान थे 8 बंदों को लेकर के, ख्वाजा इजहार साहब भी मौजूद थे और इस तरह के उनके कुछ सैकड़ों लोग मौजूद थे और हमारा खाली कैंडिडेट वहाँ जाएगा। तो बहरहाल हमने फिर वहाँ पे शोर शराबा करके तो तमाम लोगों को अंदर बुलाया। अपने सामने हमारे सामने वोट हमें दिखाने को तैयार नहीं, वहाँ पर शोर शराबा करके वोट देखा। हर वोट 50 वोट हमारे सामने गिने गए 4 घंटे में। हर वोट अल्हम्दुलिल्लाह 48 वोट उसमें से वो हैं जिस पे मोमबत्ती पे स्टैम्प थी और लाइटर पे स्टैम्प है। अच्छा, इसमें एक बहुत मज़े की बात है, वो कहता है नकल में कोई ना कोई कमी रह जाती है। इन लोगों ने ये दोनों स्टैम्प में फ़र्क है, एक बहुत डार्क स्टैम्प है, एक हल्की स्टैम्प है। अगर वोटर ये गलती, अच्छा वोटर भी माशाल्लाह से एक ही गलती सारे वोटर कर रहे हैं, बड़े ट्रेंड हो के वोटर हैं कि एक ही गलती सारे वोटर कर रहे हैं। एक स्टैम्प हल्की है, एक डार्क है। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एक ही वोटर ने स्टैम्प लगाई है तो वो या डार्क होगी या वो हल्की होगी। ये मुमकिन नहीं है कि स्टैम्प में 2 तरह का डिफरेंस हो। ये बात उनको बता के आए। इसके जो विटनेस है वो अबू बकर और टीएलपी का उम्मीदवार और 2-3 उम्मीदवार वहाँ मौजूद थे, वो इसके विटनेस है। हम इसके विटनेस तो हैं ही हैं। उनको विटनेस करा के, आरओ को विटनेस करा करके हम ये चीज़ें आए। बहरहाल हमारा, जैसे वफाक भाई ने बताया कि हम लोग अब रिकाउंट वाला मामला तो अपनी जगह पे खड़ा हुई हो, तो हम चाहते हैं कि रिकाउंट हो। इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि नादरा स्क्रूटनी में हम जाएं, जहाँ पे हम तमाम थंब इम्प्रेशन चेक करवाएं कि थंब इम्प्रेशन से पता लगे कि कितने वोट फेक हैं, कितने वोट इसमें ट्रू हैं। इसमें मुत्तहदा का टर्नआउट आप सबको पता है कि क्या था। वफाक भाई ने तस्करा किया फायरिंग का। गर्मी, शिद्दत की गर्मी थी और हमेशा से ये होता आया है कि जब गर्मी हो तो ये बारिश हो तो बारिश रुकने का इंतज़ार किया जाता है और गर्मी बहुत हो तो लोग 3 बजे के बाद टर्नआउट जो है वो बढ़ता है। तो सेम उस टाइम पे फायरिंग हुई है। तो ये बड़ा एक सिंपल सा असूल है कि उस टाइम पे पोलिंग को सस्पेंड कर देना चाहिए था। पोलिंग सस्पेंड नहीं हुई, कारीगरों को मौका दिया गया कारीगरी दिखाने का। कई जगहों पे लोग कूदे हैं, उन्होंने वोटिंग की। हमारे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत रेंजर्स को बुलाया है। पुलिस से मेरी खुद की बात हुई तो पुलिस फरमाती है कि हमारी ड्यूटी लगी हुई है। मैं कहा ड्यूटी लगी हुई तो कर क्या रहे हो? हंसने लगे, क्या कर रहे हैं? तो पता लगा हमारे किसी साथी ने, जो लोग ठप्पे लगा रहे थे, उनको रूम के अंदर बंद कर दिया है, बाहर से कुंडी लगा दी कि भाई रेंजर्स आके निकालेगी। तो इस तरीके के काम हमें खुद करने पड़े हैं। वर्किंग डे के लिए भी एप्लीकेशन दी कि भाई वर्किंग डे है, इस इलेक्शन को आप संडे पे ले जाएं, क्योंकि संडे पे ले जाएंगे तो टर्नआउट ज़्यादा होगा आपका। वो रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि एक चीज़ प्लान थी। जब एक चीज़ प्लान है तो उनको इस तरह की कोई बात सुननी नहीं है। आरओ का भी अजीब एक रिस्पांस है, खुद भी इलेक्शन कमीशन को गालियाँ दे रहे हैं वो साहब। वो कहते हैं इस्लामाबाद वाले बताएंगे, उनसे असूल रूल पूछो तो उन्हें वो नहीं पता होता। वो बोलते हैं इस्लामाबाद वाले साहब बताएंगे। इस्लामाबाद वाले साहब बताएंगे तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टेक्निकल पॉइंट्स हैं भाई ये बात है। बस मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और अफाक भाई से कहूँगा कि वो अपनी बात को बस कंप्लीट कर लें। जज़ाकल्लाह। जो भी टेक्निकल पॉइंट्स थे जो बताना चाह रहे थे वो फैसल भाई ने आपको बता दिया और मैंने इत्तेफाक से वो पॉइंट्स पहले भी आपको डिस्कस किए थे। अच्छा, मैंने कहा था कि 90 वोट काउंट हुए और 90 के बाद एहतजाज हुआ। फैसल भाई को किसी प्रोग्राम के अंदर जाना था, किसी टीवी के चैनल के ऊपर। तो फैसल भाई जब वहाँ से गए तो वहाँ कायदे क़वानीन के मुताबिक अपना रिप्रेजेंटेटिव भी आप भेज सकते थे जो रिकाउंटिंग हो रही थी रिजेक्टेड वोट की। तो शाहिद फराज भाई वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इनकी गैर मौजूदगी में। तो 50 वोट उस वक्त तक काउंट हुए थे और फिर उनके जाने के बाद 30 वोट काउंट हुए, जिस पर शाहिद फराज भाई ने, और मेरे ख्याल है सोशल मीडिया पे शायद ये वीडियो वायरल भी हो चुकी है कि टीएलपी के लोगों ने और मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने कंसेंसस के साथ इस बात का एतराफ़ करके कि ये जो लिफाफे खोल खोल के हमें रिजेक्टेड वोट दिखाए जा रहे हैं, ये लिफाफे सील्ड नहीं हैं, जिसकी वजह से हम इस काउंटिंग का हिस्सा बनना नहीं चाहते। तो जब ये उठ के आए हैं तो उस वक्त तक 90 वोट काउंट हो चुके थे। ये वजाहत इसलिए की कि मेरे और फैसल भाई के आदाद शुमार में फ़र्क था, तो ये ना सोच लिया जाए कि फैसल भाई ने 60 कहा और मैंने 90 कहा था। शाहिद फराज भाई रिप्रेजेंट कर रहे थे इनको और ये किसी प्रोग्राम में
किस चैनल के प्रोग्राम में चले गए थे? जी टीवी के किसी प्रोग्राम के अंदर ही गए थे। तो इनकी गैर मौजूदगी में शाहिद फराज भाई उस रिकाउंटिंग को इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो 90 वोट काउंट हुए थे। तो ये आदाद शुमार की कोई गलती ना हो। अच्छा, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम रिकाउंटिंग के एप्लीकेशन भी हमने दी है, जिसको कंसीडर नहीं किया वो भी हम कोर्ट में अप्रोच करेंगे, और उसके अलावा हम थंब भी एग्ज़ामिन कराएंगे नादरा के थ्रू, ताकि ये साबित हो सके कि जाली वोट कास्ट हुए हैं और इस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है, अगर हम उसको चैलेंज कर रहे हैं तो वो दुरुस्त है। और इसके बावजूद हम ये तवक्को नहीं करते कि जो फ़ैसले कर लिए गए, क्योंकि यहाँ पर फ़ैसले करने के बाद उनको तब्दील करना इदारों की इंसल्ट तस्वुर किया जाता है। तो ज़ाहिर है कि मुमकिन है कि ये फ़ैसले तब्दील ना हों, लेकिन कम से कम आवाम के सामने ये हक़ाइक़ ज़रूर आ जाएंगे कि हम चेक करवाना चाहते हैं नादरा से कि कितने वोट जेन्युइन हैं और कितने वोट जाली भुगताए गए हैं और नताइज किस तरह बनाए गए हैं। मैं एक और बात की वजाहत कर दूं कि हो सकता है कि जो बाहर से लोगों ने आके यहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, उनको ही जिताना मकसद हो, लेकिन एक जगह पर आपको पता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, वो FATF में, और उनकी एक कंडीशन ये भी थी। ये बात कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं TLP को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं वो ख़दशात बता रहा हूँ कि जो तमाम लोगों के जहनों में हो सकते हैं कि FATF की एक कंडीशन ये भी थी कि जो मजहबी जमातें हैं उनको मज़ीद प्रोजेक्ट करने से रोका जाए और उनकी जो फैलाव है उसको रोका जाए। तो अगर इस शहर से, जो कराची जो इकनॉमिकल हब है, जो इंटरनेशनल सिटी है, जो दुनिया की निगाहों में है, यहाँ से इस फायरिंग के बाद एक मजहबी जमात अगर इलेक्शन का नतीजा उसके हक़ में आता, तो ज़ाहिर है कि वो जो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का अमल था उस पर इसका फ़ैसला असरअंदाज हो सकता था, जो मेरी राय है इस मामले में। और यही वजह है कि फिर मजबूरन ज़ाहिर है कि हमारे लिए कोई किसी जगह पर फेवर के इम्कानात इसलिए नहीं है कि महाजिर लफ्ज़ के ऊपर तमाम के तमाम लोग चिढ़ते हैं, और मैं इस बात को हमेशा कहता रहा हूँ कि कौमियत के लफ्ज़ से चिढ़ जाने की वजह मेरी समझ में नहीं आती, और अगर कौमियत की शनाख्त गलत होती तो बाकी तमाम कौमियतों के लफ्ज़ से, पंजाबी से, पठान से या बलोच की शनाख्त से भी इसी तरह सबकी नाराज़गी होनी चाहिए थी। लेकिन ज़ाहिर है कि वो तो मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि हमारे कौमी इदारों में, दिफाई इदारों में बाकायदा लसानी बुनियादों पर पंजाब रेजिमेंट, सिंध रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, ये सब हैं। तो कौमियत की हवाले से शनाख्त को कहीं बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन सिर्फ महाजिर लफ्ज़ के ऊपर हमेशा तनकीद की जाती है और महाजिर लफ्ज़ से हमेशा नफ़रत का इजहार किया जाता है, जो दुख की बात है। और इस वजह से मुझे ये उम्मीद नहीं है कि कहीं कोई ज़रूरत पड़ती तो कहीं हमें जो हमारे साथ ज़्यादती की गई है उस ज़्यादती को करने से गुरेज़ किया जाता। लेकिन ये जो फ़ैसला हुआ है कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को कभी 19 कभी 20 करके और आखिर में 20 करके रिज़ल्ट बनाया गया, वो FATF के जो कंडीशंस हैं ये उसका भी रिज़ल्ट है। तो ये समझ लेना कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पॉपुलैरिटी उसी तरह बरकरार है। ये सबको पता चल गया कि कितने वोट इस इलाके से पड़े हैं, और जिसको वो अपना गढ़ कहते रहे कोरंगी में, वहाँ पर भी जो मेरे पास फॉर्म 45 हैं, कहीं से 20 वोट हैं, कहीं से 60 वोट हैं, और वो घोस्ट पोलिंग स्टेशन जो कहीं मंजर आम पर नहीं थे और जिनको जहाँ पर किसी को दाखिल नहीं होने दिया, वहाँ से अचानक ये चंद रिज़ल्ट्स आए। और जिस तरह फैसल भाई ने कहा कि बाकायदा वो क्या RT है, RTS, वो 2 घंटे के लिए बैठ गया, मतलब बैठ गया या बिठाया गया ताकि 2 घंटे रिज़ल्ट डिले किए जाएं और उस डिले के अंदर फिर उनके फेवर के रिज़ल्ट्स बनाए जाएं। तो ये सब कुछ हुआ है, और इस तमाम हालात के बावजूद चाहे कोई सा भी इलेक्शन हो, आने वाले जनरल इलेक्शंस हों, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हों, जो सीट अभी खाली हुई है
PIB की वो सीट हो, उस पर बाई इलेक्शन हो। महाजर कौमी मूवमेंट हर इलेक्शन में हर मरतबा पार्टिसिपेट करेगी और अपनी महाजर अवाम का वोट अपने हक़ में डलवा कर बार बार ये साबित करेगी कि आप कितनी ही साजिशें कर लें, महाजर अवाम महाजर नाम पर अपने इत्तेहाद का बार बार मुजाहरा करेगी। मैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बेटा, मैं आपसे एक बात का इजहार करना भूल गया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में अपने दुख का इजहार करना चाहिए था, और मैं आपके सामने इस बात का इजहार करता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा होता जो इंसानी जान ज़ाय हुई है, उस पर मुझे इंतहाई दिली दुख है, इसलिए कि इस किस्म के सियासी नताइज हासिल करने के लिए हम इंसानी जानों से खेलें, ये बहुत बुरी बात है। और माजी में जो झगड़े होते रहे उस वक्त भी मैंने हमेशा ये कहा कि दिफा में ज़ाहिर है मैं अपने साथियों को दिफा के हक़ से महरूम नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी के लिए कभी मैंने हुक्म नहीं दिया कि किसी की जान ले ली जाए। आज भी मैं ये समझता हूँ कि ये इंतखाबी नताइज के लिए जो फायरिंग की गई, जो बेगुनाह इंसान की जान गई, ये एक काबिल मजम्मत अमल है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात का होता और किसी भी सियासी जमात का है। मैं उसकी तदफीन में भी गया, इसलिए कि मेरा इलाका है, मेरा होम टाउन है, यहाँ किसी के भी जनाजे में ज़ाहिर शरीक होना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं वहाँ नमाज जनाजा में गया, लेकिन ये अमल हुकूमत की तरफ से इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। इंतखाबी जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस के अंदर आपने 144 लगा दिया था, और इस 144 के अंदर आपने पाबंदी लगाई थी कि कोई शख्स असला कैरी नहीं करेगा। उसके बावजूद काफ़िलों की शक्ल में असलहा ले गए और असले का बेदरीग इस्तेमाल हुआ। पहले इस शहर के अंदर ऑपरेशन आपने किया इस शहर को असले से पाक करने के लिए, अब आप शहर के अंदर दोबारा बाहर से असला इंपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि उसके पीछे आपके अज़ाइम क्या हैं, लेकिन अगर इस शहर में इसी तरह असले का बेदरीग इस्तेमाल होगा तो ज़ाहिर है कि इस शहर के लोग अपने आप को जब गैर महफूज समझेंगे, अभी उनके जहनों में यह है कि चलें इस ऑपरेशन के बाद इस शहर में अमन कायम हो गया, लेकिन अगर शहर के लोग गैर महफूज समझेंगे तो फिर वो आपका इंतज़ार नहीं करेंगे, फिर अपने दिफा के लिए ज़ाहिर है उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो पॉलिसी इख्तियार की गई है कि इस शहर को पहले असली से पाक करने के लिए आपने एक इतना बड़ा सारा ऑपरेशन कर दिया, और उसके बाद फिर आप उस शहर के अंदर बाहर से असला इंपोर्ट कर रहे हैं, असले से लेस लोगों को आप इंपोर्ट कर रहे हैं। ये पॉलिसी के पीछे आपके अज़ाइम हमें नहीं समझ में आए, और अगर इससे शहर का अमन तबाह होगा तो इससे मुल्क को नुकसान होगा। तो तमाम इदारों को और हुकूमत की तमाम मशीनरी को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके तवज्जुह से फिर अपनी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि लोग इंशाअल्लाह ताला तकसीम नहीं होंगे। आप सवाल करना चाह रहे हो, कर लो। मेरा ख्याल है मेरी अच्छा मेरा ख्याल है तुमने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने कहा कि हालात चाहे हमारे हक़ में हों, हमारे ख़िलाफ़ हों, चाहे ये इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, किसी के हक़ में इस्तेमाल हो, इन तमाम चीज़ों से ख़ाइफ़ होकर हम इलेक्शन प्रोसेस से अलग नहीं होंगे। हम इस इंतखाबी अमल का हिस्सा रहेंगे ताकि हम बार बार ये साबित करें। देखिए, चाहे नताइज अखबार में और टीवी पर कुछ भी ऐलान किए जाते रहे हों, लेकिन जो इदारे साजिशें कर रहे हैं, जब वो बैलेट पेपर के ऊपर मोमबत्ती पर मोहर देखते होंगे, चाहे वो फाड़ के फेंक दें, तो उनके दिल पे ये बात तो नक्श हो रही है कि तुम अपनी तमाम साजिशों के बावजूद इस महाजिर नज़रिए से लोगों को अलग नहीं कर सके। करते रहो साजिशें।
मैं देखिए मैंने कभी भी यानी आपने जो मुझसे अभी सवाल किया कि भाई मुत्तहदा का अगर अबू बकर जीता है तो क्या उसको आप महाजिर नहीं समझते, यकीनन वो महाजिर है। लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ ये किया कि जिस तरह अभी ये 19-20 चलाया गया, अब ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। एक तो देखिए ये मेरा ख़्याल है, और मैं एक सियासी कारकुन हूँ, सियासी कारकुन की हैसियत से मैं हालात को जिस तरह एनालाइज़ करता हूँ, मुझे लगता ये है कि ये बताया गया कि हमारे बग़ैर ये सीट आप निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। और ज़ाहिर है ये एक मजबूरी थी कि आप FATF को नाराज़ भी नहीं कर सकते थे, तो बार बार ऊपर करके बार बार नीचे करके आपने लोगों को दहलाया, और उसके बाद आपने मुमकिन है कि उनको समझा कर या उनसे कुछ मनवा कर आपने फिर वो 19 को वापस 20 करके आपने ये रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। तो मुत्तहदा को भी ये बात समझ में आ चुकी होगी कि ये नताइज आपके वोटों से नहीं बने हैं, ये नताइज ज़ाहिर किसी ने बनाए हैं। तो इन आर्टिफिशियल नताइज के ऊपर हमें फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें फ़िक्र करनी चाहिए मुस्तक़बिल की कि अगर हम इसी तरह इन्हिसार करते रहे कि कोई हमारे 19 को 20 कर दे और हमारे हक़ में नताइज आ जाएं, तो कल आपसे अगर कोई अपने मतलब का काम ना ले सके या आप अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करें और कोई आपसे नाराज़ हो जाए, तो फिर महसूद ही जीतेगा ना। मैं ये चाहता हूँ कि तमाम लोग अगर इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस शहर के जो मोअज़्ज़ीन हैं, जो इस कौम के मोतबर लोग हैं, वो फ़ैसला कर लें और 1 सीट 1 कैंडिडेट के फार्मूले पर फ्यूचर में इलेक्शन के ऊपर जाओ। अगर ये सब नहीं करते और इसी तरह वोट तकसीम होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि अबू बकर महाजिर है। लेकिन वोट तकसीम होने के बाद आज ये जो अभी इलेक्शन के नताइज आए हैं, ये अलार्मिंग सिचुएशन है सबके लिए। इसके ऊपर हमें मुतमईन नहीं होना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए। असल में देखिए मैंने तो किसी शख्स के बारे में ये भी नहीं कहा कि बैलेट पेपर कौन लेके जा रहा था, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग भी इस अमल में शरीक हैं उन्हें हुकूमत एक्सपोज करे। मैं ये ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर क्यों उठाऊँ। बैलेट बॉक्स भी गायब हुए, बैलेट बॉक्स टूटे भी, बैलेट बुक्स भी गायब हुई, और ज़ाहिर है उसकी DVR के अंदर रिकॉर्डिंग भी है। आप जब चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, हज़ारों के मजमे में से आप वीडियो कैमरे में से फोकस करके आप उसको नादरा के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं और उठा लेते हैं। ऐसा होता है नहीं होता। इस DVR के अंदर जो बैलेट बुक्स लेकर जा रहा है और जो बैलेट बॉक्स जिसे छीना जा रहा है, वो दोनों चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। आज तक उन बंदों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत ये ज़िम्मेदारी पूरी करे ताकि लोगों को ये यकीन हो कि हुकूमत जानिबदार नहीं थी, हुकूमत जानिबदार नहीं है। मैं कहूँगा तो लोग इल्ज़ाम समझेंगे। लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो चल रही हैं उसके बाद मेरे कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर है जो चीज़ें आपने देखी हैं वो चीज़ें आवाम ने भी देखी हैं कि किसके नारे लग रहे थे और किसके फ्लैग्स थे, कौन ज़ख्मी हुआ, कौन मरा, ये सबके इल्म में। कोई सवाल है? नहीं यार, देखिए इत्तेहाद किसी से भी हो सकता है जो इस महाजिर कौम के इज्तिमाई मफाद में एक साथ बैठ कर किसी एक नुक्ते पर मिलना चाहते हैं। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि मर्जर होना चाहिए। मर्जर की एक अटैम्प्ट आपने फ़ारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की थी, वो ज़ाहिर काउंटर प्रोडक्टिव था, वो रिज़ल्ट उसका नहीं आया। मैं कभी मर्जर की बात नहीं करता। मैं कहता हूँ अपने अपने नज़रियात के साथ जुड़कर अपनी अपनी पार्टी का जो वजूद है उसको बरकरार रखकर किसी एक नुक्ते पर आप इत्तेहाद तो कर सकते हैं ना, वो कीजिए। और उसके ऊपर जब भी कोई राज़ी होगा उससे बात हो सकती है। अभी अगर मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के यहाँ नमाज जनाजा में गया था तो वो सिर्फ इसलिए गया था कि ये मेरा होम टाउन है, वहाँ अगर
कोई और भी, अगर तहरीक लब्बैक का भी कोई आदमी वहाँ मरता और मेरे इलाके के अंदर उसकी नमाज जनाजा होती तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं जाऊँ, तो मैं वहाँ गया था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, वाकई क्या कराची हमारा नब्बे की दिहाई की तरफ जा रहा है और जिस तरह आपने तमाम भी बताया कि लाइटर का और मोमबत्ती का मुताबिक इंतखाबी निशान पर जारी रखना, क्या मुतहर्रिक की चीज़ प्री प्लान? यार जो नज़र आ रहा है मेरा ख्याल है वो तो सबको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन के अंदर क्या कुछ हुआ है। मैंने आपको जिस तरह कहा कि भाई अभी आप आर के पास किसी को भेज के मालूम कर लीजिए कि क्या आपने जिन बैलेट पेपर सॉरी फॉर्म 45 पे जहां आपने फॉर्म पे लिखते हैं रिजेक्शन का, आपने कहीं मेंशन किया है, और अगर नहीं किया तो उस स्टेशन के अंदर आपने ये 20 जो रिजेक्ट किए हुए फॉर्म है कहाँ से लेकर आए। आपको जवाब नहीं देगा, वो कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये फेवरेटिज्म नहीं है तो क्या है।